दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिश अयाम तो। चलते हैं 1977। आज है 17 अगस्त 2025। ये बात है 17 अगस्त 1988 की। जनरल ज़ियाउल हक का जहाज क्रैश कर गया। C-130 पाक फ़ज़ाइया का बेहतरीन जहाज, जो अमूमन कभी क्रैश इस तरह से नहीं होता जिस तरह से इसका क्रैश हुआ। जनरल ज़ियाउल हक इसमें अपने साथियों समेत शहीद हो गए। जनरल ज़ियाउल हक थे, उनके साथ अमेरिकी सफ़ीर थे, एक ब्रिगेडियर जनरल भी इसमें मौजूद थे। एक टैंक के इफ्तिताह के लिए ये बहावलपुर गए थे। वहाँ से वापसी पर इनका जहाज C-130 उड़ता है। थोड़ी देर के बाद क्रैश हो जाता है। उसमें पाक फौज की आला क़यादत मारी जाती है। जनरल ज़ियाउल हक उसमें सबसे सीनियर थे, 4 स्टार जनरल, और उनके साथ दूसरे भी एक अख्तर अब्दुर्रहमान जनरल थे, वो भी 4 स्टार जनरल थे। वो जॉइंट सर्विसेज के चीफ थे। इसके अलावा भी कोई 9-10 जनरल उसमें मौजूद थे। 2 अमेरिकी आला ओहदेदार थे। जनरल ज़ियाउल हक का इंतकाल, जहाज क्रैश, जनरल ज़ियाउल हक शहीद हो गए 17 अगस्त 1988। और इस खबर का पता रेडियो पर उन दिनों चला। उन दिनों इस तरह से टीवी चैनल्स नहीं हुआ करते थे। रेडियो पर खबर आई और उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए इस इंतज़ार में कि रात को 9 बजे खबरों में क्या बताया जाता है। खबरनामा उसी तरह से जिस तरह आजकल मेरा ख्याल है कि आप लोग बहुत कम देखते होंगे। बहुत से दूसरे चैनल आ गए। PTV एक ही चैनल हुआ करता था, उस पर खबरनामा था। रात के 9 बजे उसमें तफसीलात बताई गई कि जनरल ज़ियाउल हक का जहाज C-130 बहावलपुर से उड़ता है। थोड़ी देर के बाद वो क्रैश कर जाता है। उसमें सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। उन दिनों चीफ ऑफ स्टाफ थे जनाब, उन दिनों जनरल ज़ियाउल हक की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और इसके साथ साथ सदर पाकिस्तान भी थे। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन दिनों जनरल असलम बेग। वो अपने अलग से जहाज में वहाँ पे गए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सारा कुछ करवाया है। सारा कुछ करवाने का मतलब यह है कि उन पर इल्ज़ाम लगता था कि वो इस साजिश के पीछे हैं जिसमें जनरल ज़ियाउल हक की शहादत हो गई। उनके साथी भी मारे गए। ये कोई और नहीं कहता बल्कि एजाजुल हक साहब, जो जनरल ज़ियाउल हक के बेटे हैं, उनकी तरफ से कई मरतबा आर्टिकल लिखे गए। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी यही सारा कुछ कहा कि आखिरकार ये जहाज में मौजूद क्यों नहीं थे। जनरल असलम बेग के बारे में वो यही कहते चले आ रहे हैं। बात हम कर रहे थे कि उस रोज जहाज क्रैश हो गया। 1988 रात को खबरनामे में बताया गया, तो जिस जगह पर यह खबर पहुंची, जनरल ज़ियाउल हक के चाहने वाले भी बेशुमार थे, लेकिन उनकी मुखालफत करने वाले भी मौजूद थे, जिसमें पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त थी। और फौरी तौर पर आल जुल्फ़िकार के हेड जो उन दिनों में थे, मुर्तज़ा भुट्टो, उनकी तरफ से तस्लीम का लिया गया, एतराफ़ का लिया गया कि ये सारा कुछ हमने करवाया है। लेकिन चंद रोज़ के बाद उनकी तरफ से इससे इनकार कर दिया गया। उन्होंने आल जुल्फ़िकार बनाई थी अपने बाप की दहशत, अपने बाप के कत्ल का, अपने बाप की मौत का, फांसी का बदला लेने के लिए। आगे आ जाता है 18 अगस्त को जनरल ज़ियाउल हक की तदफीन होनी थी। तदफीन के मौके पर अजब मंजरनामा था। जैसा कि बताया कि एक ही चैनल हुआ करता था, PTV, तो अजहर लोधी साहब उसके एंकर थे। उनकी तरफ से कमेंट्री की जा रही थी। दुनिया वहाँ पे इकट्ठी हो गई इस्लामाबाद में जनरल ज़ियाउल हक के जनाजे के लिए। यहाँ पे सज्जाद हुसैन कुरैशी साहब गवर्नर थे। ये शाह महमूद कुरैशी के वालिद साहब थे, मुल्तान से इनका तल्लक था। वो भी अपनी कैप उतार कर पहली मरतबा उनको देखा गया कि किस तरह से वो सर से फारगुल बाल थे। वो भी वहाँ पे पसीने में शराबूर थे। तो जनरल ज़ियाउल हक के जनाजे पर बेशुमार लोग वहाँ पे पहुंचे हुए थे। अजहर लोधी साहब टीवी के ऊपर जिस तरह से कमेंट्री कर रहे थे, रो रहे थे, गोया पीटने से थोड़ा सा उनकी तरफ से गुरेज किया गया। आहो बका कर रहे थे वहाँ पे, उनकी तरफ से आहो बका कर रहे थे। जो बातें उनकी तरफ से जो भी कहा जा सकता था जनरल ज़ियाउल हक की खिदमत के हवाले से, जनरल ज़ियाउल हक की तारीफों के हवाले से, वो उसी तरह से तारीफें करते चले जा रहे थे। साहब की तदफीन होगी फैसल मस्जिद के सहन में, या उसके साथ ही जनरल ज़ियाउल हक साहब की कब्र बना दी गई। वहाँ पे जनरल ज़ियाउल हक के चाहने वाले जाते हैं, कभी जाते हैं कभी नहीं जाते। बहरहाल जिस तरह से मज़ारात का माहौल होता है, इस तरह का माहौल वहाँ पे
देखने में नहीं आता। बहरहाल वो सदर पाकिस्तान थे, आर्मी चीफ थे, इसलिए उनको जगह फैसल मस्जिद के सहन में या उसके पहलू में मिल गई। तो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बता देते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब आज पाकिस्तान के बड़े लीडरों में शुमार होते हैं। कभी ये पाकिस्तान के बहुत ही बड़े लीडर हुआ करते थे और जनरल ज़िया-उल-हक की तरफ से जब इंतखाबात करवाए गए 1988 में, तो बेनज़ीर भुट्टो को पीछे रखने के लिए पूरी कोशिश की गई। इससे पहले 1986 में इंतखाबात करवाए गए थे, गैर जमाती इंतखाबात थे। गैर जमाती इंतखाबात की पादाश में जो असम्बली वजूद में आई, उसमें से मोहम्मद खान जिन्हेजो को वजीर आजम बनाया गया था। जनरल ज़िया-उल-हक की तरफ से ये गैर जमाती इंतखाबात करवाए गए। 1988 में जमाती इंतखाबात हो रहे थे, लेकिन जब देखा कि बेनज़ीर भुट्टो जीत सकती हैं, तो फिर ये डोल डालने की कोशिश की गई कि गैर जमाती इंतखाबात ही करवाए जाएंगे। जबकि जनरल ज़िया-उल-हक की तरफ से असम्बलियाँ तोड़ते हुए, जिन्हेजो साहब की हुकूमत तोड़ते हुए ये कहा गया था कि गैर जमाती इंतखाबात करवाए गए थे, वो सिस्टम कामयाब नहीं हुआ, इसलिए अब जमाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की इम्कानी जीत को देखते हुए जनरल ज़िया-उल-हक फिर कहने लगे कि गैर जमाती इंतखाबात होंगे, लेकिन वो मौका ही नहीं आया कि 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़िया-उल-हक का जहाज क्रैश हो गया और फिर बेनज़ीर भुट्टो अगले 2 महीने के बाद इक़्तिदार में आ गई, वज़ीर आज़म बन गई। बात हम कर रहे थे अज़हर लोधी साहब की कि वो किस तरह से जनरल ज़िया-उल-हक की मौत पर, उनकी शहादत पर रो रहे थे, पीट रहे थे। तो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आती है तो रात के 9 बजे फिर यही साहब को खबरें पढ़ने के लिए लाया गया। ये न्यूज़ एंकर भी थे, कमेंट्री भी कर लिया करते थे टीवी पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में। तो 2 दफ़ा खबर चलवाई गई कि बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से हलफ उठवा लिया गया। तो बार बार खबर चलवाने का क्या मतलब था, क्या मकसद था? और इस मौके पर अज़हर लोधी साहब का चेहरा देखने वाला था कि वो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के आने के बाद कितने ज़्यादा परेशान थे, और इसके बाद उनको कभी फिर टीवी पर नहीं देखा गया। आजकल भी वो हयात हैं, उम्र के किस हिस्से में होंगे? 1966 में उन्होंने टीवी ज्वाइन किया था, तो आज वो किस हालत में होंगे अल्लाह बेहतर जानता है। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। जनरल ज़िया-उल-हक की तरफ से जब असम्बली तोड़ी गई मोहम्मद खान जिन्हेजो की, तो सारी सूबाई हुकूमतें ख़त्म कर दी गई, सारे वज़राए आला अपने घरों को चले गए, वज़ीर आज़म साहब भी अपने घरों को चले गए, वज़ीर आज़म साहब भी, वज़रा भी अपने घरों को चले गए। लेकिन जनरल ज़िया-उल-हक की तरफ से मियां नवाज शरीफ को बदस्तूर वज़ीर आला बरकरार रखा गया। और जैसे ही ये खबर सामने आती है कि जनरल ज़िया-उल-हक का जहाज़ क्रैश हो गया, तो मियां नवाज शरीफ के घर में कोहराम मच गया। उनकी खवातीन पीटने लगी, रोने लगी अपने सर उनकी तरफ से। जिस तरह से खवातीन रोते हुए, पीटते हुए अपने सबसे प्यारे के लिए करती हैं, उसी तरह से वो कर रही थी। वो क्यों कर रही थी? क्या उनको जनरल ज़िया-उल-हक से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी, लगाव था, उनसे इतनी ज़्यादा कुर्बत थी? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये अख्तर अली मुंगा साहब उन दिनों वो डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, मियां नवाज शरीफ के तो नहीं, मियां शहबाज शरीफ के इंतहाई ज़्यादा करीब थे। लेकिन मियां नवाज शरीफ के भी कुछ ना कुछ को करीब रहे, लेकिन वो उनको कोई अच्छा डिप्टी कमिश्नर या अच्छा ऑफिसर नहीं समझते थे। तो मोंगा साहब ये बताते हैं कि इनके घरों में कोहराम इसलिए मचा हुआ था कि इनको भी ये था कि जनरल ज़िया-उल-हक के साथ मियां नवाज शरीफ भी मौजूद थे, और मियां नवाज शरीफ साहब का भी देहांत हो गया है, वो भी उनके साथ चले गए हैं। इस तरह से रोना पीटना जारी हुआ, और मियां नवाज शरीफ साहब घर से शायद यही बता के गए थे कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ जनरल ज़िया-उल-हक से मुलाकात के लिए, और शायद उन्होंने भी साथ जाना था। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब पाए गए तो कहाँ पे पाए गए? लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब पाए गए तो कहाँ पे पाए गए? बाद में पता चला कि मियां नवाज शरीफ साहब जनरल ज़िया-उल-हक के साथ नहीं थे। अगर साथ होते तो फिर उनका भी वही होता जो बाकियों का हुआ था। मियां नवाज शरीफ साहब इस मौके पर थे मरी में। मियां नवाज शरीफ साहब इसलिए बच गए वो जनरल। बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने तरक्की की जो मंजिलें तय की हैं वो आपके सामने है। आज भी वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, तो वो चौथी मरतबा तो क्या, चौथी मरतबा उन्होंने पहले ही पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाना था। लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म न बन सके। पाकिस्तान है तो जनरल ज़िया-उल-हक का लगाया गया पौधा वो किस तरह से तनावर हुआ, किस तरह से बढ़ा, किस तरह से पला, किस तरह से वो बहुत ही
ऊंचा हो गया। जनरल ज़िया-उल-हक की तरफ से एक मरतबा ये कहा गया था, जैसा कि हमने कहा कि उनके घर वालों ने रोना पीटना शुरू करने के बाद तदफीन की तैयारी भी कर ली थी। अल्लाह ने जिंदा रखना था। मियां नवाज शरीफ साहब जिंदा रहे और जनरल ज़िया-उल-हक की तरफ से एक मौके पर कहा गया था कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी नवाज शरीफ को लगा दे। और एक मरतबा ऐसा भी हुआ था कि मियां नवाज शरीफ का जाना तय हो गया था बतौर वज़ीर आला। तो जनरल ज़िया-उल-हक की तरफ से कहा गया, उन्होंने पहले पीर पगाड़ा को छोड़ा कि ज़रा इनकी तांदे खींच दें, ज़रा इनकी तानियाँ खींच दें, ज़रा इनको खींचा लगा दें। तो पीर पगाड़ा ने यूसुफ रज़ा गिलानी को आगे किया। वो उन दिनों MPA थे, तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, सारे MPAs को बहुत से MPAs को अपने साथ मिलाया और ये कहा जाने लगा कि ये अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं। और कुछ दिन के बाद पता चला कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सारी कोशिशें गलत गईं और पीर पगाड़ा ने कहा कि बस यूसुफ तेरा इतना ही किरदार था, तो वो सर पीट कर रह गए। तो बाद में पता चला कि जनरल ज़िया-उल-हक साहब को ये मालूम हुआ था कि नवाज शरीफ पर पुर्जे निकाल रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा अपने आप में लाने के लिए पीर पगाड़ा को इस्तेमाल किया गया था। ये पीर पगाड़ा नहीं जो आजकल के हैं, बल्कि इनके वालिद थे अली मर्दान शाह साहब पीर पगाड़ा। उन्होंने वो सारा कुछ किया था। यूसुफ रज़ा गिलानी पीटते रह गए कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की और मैं करीब था कि इनको मैं गिरा देता और पंजाब का वज़ीर आला बन जाता। के पर जब मियां नवाज शरीफ साहब राह रास्त पर आ गए और उनकी जो अकड़ थी, जो गरूर था, जो तकब्बर था, वो ज़मीन में मिल गया। उन्होंने जनरल ज़िया-उल-हक के जाके पाँव पकड़ लिए। इस मौके पर जनरल ज़िया-उल-हक की तरफ से कहा गया था कि नवाज शरीफ का किला मजबूत है, वही वज़ीर आला रहेंगे। बहरहाल बात हमने शुरू की थी जनरल ज़िया-उल-हक से कि जनरल ज़िया-उल-हक का इंतकाल, उनकी शहादत हुई थी 17 अगस्त 1988 को और आज है 17 अगस्त 2025। इस दौरान कितना कुछ बदल गया, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो मियां नवाज शरीफ साहब की शख्सियत नहीं बदली। उनको जनरल ज़िया-उल-हक ने कैसे प्लान किया और कैसे आगे बढ़ाया, किस तरह से उन्होंने तरक्की की और आज एक मरतबा पाकिस्तान की सियासत पर वो छाए हुए नजर आते हैं। तो बाकी 1988 के इंतखाबात और उससे पहले जो 1986 में इंतखाबात हुए थे, उसमें अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से बाईकाट ना किया जाता, उन्होंने बाईकाट किया था पीपल्स पार्टी ने, बेनज़ीर भुट्टो ने, तो मियां नवाज शरीफ जैसे लोग आगे आ गए और फिर इतना आगे आए कि बेनज़ीर भुट्टो को भी उन्होंने सबक सिखाया, इसको भी सिखाया, उसको भी सिखाया। तो जिसको भी मियां नवाज शरीफ साहब सबक सिखा सकते थे सिखाते चले गए। बहरहाल ये पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा ब्लंडर है, जिस पर पीपल्स पार्टी हमेशा पछताती रही है कि हमने 1986 के या 85 के इंतखाबात का बाईकाट क्यों किया था। इसके साथ इजाजत